Hello students, in this video lecture we will discuss about relative pronouns। आज हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में समझेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन अभी रिसेंटली आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, उसको हमको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखो। प्रोनाउंस दैट, यहाँ पर देखना, pronouns that link the phrase or clause to another sentence are called relative pronoun। जैसे कि दो सेंटेंस या दो क्लोज को या दो फ्रेज को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम और समझेंगे, लेकिन जैसे आपके पास अगर दो सेंटेंस है और उनको जोड़ना है, जैसे हम कंजंक्शंस का भी यूज़ करते हैं, वैसे ही इसको आप समझो कि जो रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर रिलेशन बताना, संबंधवाचक सर्वनाम इसको कहा जाता है। तो जब दो सेंटेंस के बीच में कोई संबंध बताना होगा या दो सेंटेंस को जोड़ना होगा, तो हम कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके है फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अब टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन में फर्स्ट आपके आ रहा है हु। हु कौन सा होता है, कैसे यूज़ करना है, तो हु का जो हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो जो, तो फर्स्ट देखो, इट इज़ यूज्ड फॉर पीपल और पर्सन, यानी कि ये जो हु जो प्रोनाउन होगा ना, वो ओनली पर्सन या पीपल के लिए ही यूज़ हुआ होगा। यानी कि इसको आप समझ लो कि इसको लिविंग थिंग के लिए ही यूज़ करना है, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ नहीं करना है। एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के लिए यूज़ करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ ना करके सब्जेक्ट के लिए। कैसे सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इट हैज़ द सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनाइन और कॉमन जेंडर, यानी कि चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मैस्कुलिन हो, यानी कि जेंडर अगर मैस्कुलिन हो, फेमिनाइन हो या कॉमन जेंडर हो, सभी के लिए हु एक एज इट इज़ ही रहेगा। यानी कि हु की कोई और फॉर्म नहीं है, सिर्फ हु ही आपको यूज़ करना है। अब आप ध्यान से इस सेंटेंस को समझना। द फार्मर वॉज वर्किंग इन द फील्ड इज़ माई अंकल। अब आपको इस सेंटेंस में ये जो हु है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम किया। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे समझो, फार्मर, फार्मर यानी कि किसान जो खेत में काम कर रहा है या जो खेत में काम कर रहा था, वॉज है तो जो खेत में काम कर रहा था, मेरे अंकल है, इज़ माई अंकल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फार्मर की। फार्मर क्या होगा, लिविंग थिंग होगा, और फार्मर यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि हम मेन सेंटेंस ही हमारा फार्मर के बेस के ऊपर ही है कि जो फार्मर हु वॉज वर्किंग देयर इज़ माई अंकल। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, माई आपका सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, माई अंकल। अब यहाँ पे भी मेरे अंकल, माई अंकल, ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो रहा है, माई तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो है द फार्मर। अब आप द फार्मर के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, द फार्मर के लिए आप हु ही यूज़ करोगे। द फार्मर हु वॉज वर्किंग, फार्मर जो वहाँ काम कर रहा था, मेरे अंकल हैं। एक और एग्जाम्पल देखो, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इन द गार्डन इज़ माई ब्रदर। वापस ध्यान से देखना, लड़का जो गार्डन में खेल रहा है मेरा भाई है। अब आप वापस यहाँ पे देखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉय की। बॉय आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और लिविंग थिंग भी है, पर्सन भी है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हु लगाएंगे। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन द सेंस कि ये सब्जेक्ट जो है वो लिविंग थिंग वाला है, तो हु लग जाएगा। लड़का जो वहाँ खेल रहा है मेरा भाई है। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके है whom। whom का मतलब होता है जिसको या जिसे। whom का क्या मतलब होता है, जिसको या जिसे। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर पीपल और पर्सन बट इट इज़ यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। जैसे हमने हु का यूज़ किसके लिए किया था, पर्सन और पीपल के लिए किया था, पर वो सब्जेक्ट के हिसाब से किया था, यानी कि सब्जेक्ट के लिए किया था। यहाँ पे whom का यूज़ ऑब्जेक्ट के लिए किया जाएगा, एज अ ऑब्जेक्ट किया जाएगा। जैसे देखो, द गर्ल टोल्ड द स्टोरी टू एन ओल्ड लेडी whom शी मेट ऑन द वे। हिंदी निकालो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। गर्ल ने अपनी स्टोरी एक ओल्ड लेडी को सुनाई जिससे वह मिली थी। अब जिससे वह मिली थी, कौन मिली थी, कौन मेन सब्जेक्ट है आपके, मेन सब्जेक्ट तो आपका यहाँ पे गर्ल है। आपको गर्ल के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, आपको इस ओल्ड लेडी,
ओल्ड लेडी आपका ऑब्जेक्ट है, उस ओल्ड लेडी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे whom फील किया जाएगा, क्योंकि द गर्ल टोल्ड द स्टोरी, गर्ल ने किसको स्टोरी बताई? ओल्ड लेडी को। अब किससे मिली थी? whom she met the way, यानी कि जिससे वह रास्ते में मिली थी। ट्राई टू ट्रांसलेट दिस इन हिंदी, यू विल गेट इट इन अ वेरी ईजियर मेथड, आप इसको काफ़ी ईजीली समझ जाओगे। नेक्स्ट है आपके टेल मी द नेम ऑफ द टीचर whom you want to give this file, यानी कि whom, मुझे टीचर का नाम बताओ जिसे तुम या जिसको तुम फाइल देना चाहते हो। काम मेन कौन करेगा फाइल देने का? यू, यानी कि आप फाइल देना चाहते हो। किसको देना चाहते हो? टीचर। whom you want to give the file, यानी कि ये आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके whom लग जाएगा। नेक्स्ट आपके है whose, इजी है। इट इज़ यूज टू शो द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार, ऑनरशिप जब बताई जाती है तो हम whose का यूज़ करते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना whose पेन इज़ दिस, whose मार्कर इज़ दिस, ये किसका पेन है, किसका मार्कर है। जब ऑनरशिप बतानी हो तो हम whose का प्रयोग करेंगे। whose मतलब होता है जिसका। जैसे देखो दिस इज़ द बॉय, यह वही लड़का है। अब यहाँ पे मैंने whose लगाया है। अब आप ध्यान से देखना, अभी फ़िलहाल एक टाइम के लिए सोचो कि यहाँ पे whose नहीं लग रहा है, जस्ट सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं। दिस इज़ द बॉय कार वॉज स्टोलन, रिलेट कैसे करोगे? दिस इज़ द बॉय कार वॉज स्टोलन, तो दोनों सेंटेंस ही अलग हो गए। यह एक लड़का है, कार चोरी हो गई। कहाँ आप ऐड करोगे? यह वही लड़का है जिसकी कार चोरी हो गई। अब जिसकी कार, किसकी कार? लड़के की कार। लड़के की ओनरशिप कैसे दिखाओगे आप? whose car was stolen। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? whose लगा रखा है। तो इसको समझना आप। अब यहाँ पे whose लगाया है तो whose किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? इस बॉय और इस कार के बीच में। बॉय किसका मालिक है? कार का मालिक है। कार और बॉय के बीच में ओनरशिप के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे? whose का यूज़ करोगे। यही वह लड़का है जिसकी कार चोरी हो गई। अब इस सेंटेंस में ही आप पूरा रिलेटिव प्रोनाउन समझ जाओ। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो अगर वापस हम यहाँ पे देख लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, यहाँ पे आपके रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। अब आप क्या करोगे? दिस इज द बॉय कार वॉज स्टोलन, दोनों अलग अलग सेंटेंस हो गए। दिस इज द बॉय, यह लड़का है, कार चोरी हो गई। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए, दो फ्रेजेस को कंबाइन करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो पहला रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ क्यों किया? अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते तो दोनों सेंटेंस अलग हो जाते। अब कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है तो वो हम रूल के अकॉर्डिंग समझ ही रहे हैं। अब यहाँ पे यही वह लड़का है जिसकी कार चोरी हुई है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे whose car was stolen, उसकी जिसकी कार चोरी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आपके फोर्थ है, 3 अभी तक हमने कर लिए हैं। फोर्थ आपके हम, ये रहा फोर्थ वाला, विच इट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल। ये किसके लिए किया जाता है? थिंग या एनिमल। नॉन लिविंग थिंग के लिए देख लो, या जैसे कि एनिमल तो लिविंग थिंग है बट आप देख लो पर्सन के लिए नहीं होता, ये थिंग और एनिमल के लिए होता है। कैसे यूज़ करना है देखो। अब इसका हिंदी मीनिंग, विच का हिंदी मीनिंग भी जो ही होता है। विच का हिंदी मीनिंग भी क्या होता है? जो ही होता है। बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। अब आपको ध्यान से समझना है, आपको उस बुक को रिलेट करके बोलना है। बुक जो टेबल पे रखी है, बुक जो टेबल पे रखी है, जो बुक जो टेबल पे रखी है। मेरे हिसाब से अगर आप लाइब्रेरी में हो तो बहुत सारी बुक है। अब आप कह रहे हो बुक रखी है मेरी है, कौन सी? जो टेबल पे रखी है वह मेरी है। अब आपके पास यहाँ से आप किसी पार्किंग एरिया में गए, जस्ट सपोज आप मिराज मॉल में गए, कहीं पे भी गए, आपने बोला कार पार्क है मेरी है। ऐसे नहीं, कार जो पेड़ के पास पार्क है वह मेरी है। या आप इससे चलो मॉल को एग्जाम्पल को छोड़ो, आप किसी भी आप ले लो, किसी शोरूम पे गए तो आपने बोला कपड़ा मेरा है। नहीं, कपड़ा जो वहाँ है वह मेरा है। इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में जोड़ो, आप काफ़ी इजीली इन चीज़ों को समझ जाओगे। अब जैसे और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि आप टेबल पे या कहीं पे भी बहुत सारे फ़ोन रखे हुए हैं, तो अब आप बोलोगे वह फ़ोन मेरा है, वह फ़ोन। कौन सा फ़ोन? फ़ोन जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है मेरा है। यानी कि आपको रिलेट करना है, फ़ोन जो टेबल के। अब यहाँ पे
जो के लिए आप हु का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो ध्यान से समझना। आप कहोगे विच का मतलब भी जो होता है, हु का मतलब भी जो होता है। हु का मतलब तो जो होता है, लेकिन इट इज़ यूज फॉर पर्सन एंड पीपल, पर्सन और पीपल के लिए। लेकिन हम तो यहाँ बुक की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग या ऐसी चीज़ें जो पर्सन के अंदर काउंट नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ पे विच लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, किताब जो टेबल पे रखी है मेरी है। द जीन्स विच आई बॉट लास्ट मंथ डज नॉट फिट मी, जीन्स। अब आपने देखो, चलो मैंने ये इस चीज़ को भी अच्छे से समझना, मैंने अभी यहाँ पे विच हटा दिया। जीन्स आई बॉट लास्ट मंथ डज नॉट फिट मी, जीन्स आई बॉट लास्ट मंथ डज नॉट फिट मी, नहीं, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। जीन्स जिसे मैंने लास्ट मंथ खरीदी थी, तो इसमें आपको विच का यूज़ लगाना ही पड़ेगा। और विच क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? जीन्स की बात कर रहे हैं। जीन्स को विच के हिसाब से हमने यहाँ पे, मतलब विच को जीन्स के हिसाब से यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, सो एक मिनट। नेक्स्ट आपके है फिफ्थ वाला दैट। दैट इज़ यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग, ये पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है, थिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे देखो, आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट माई फादर गेव मी। अब यहाँ पे आप विच भी लगा सकते थे, इस जगह आप विच भी लगा सकते थे। आई हैव लॉस्ट द वॉच विच माई फादर गेव मी, जिसे मेरे फादर ने दिया था, या दैट माई फादर गिव मी, दोनों एक ही है। नेक्स्ट है यू आर द लेजिएस्ट बॉय दैट आई हैव एवर सीन। अब यहाँ पे आप दैट ही लगा सकते हो, दैट के अलावा कुछ नहीं लगा सकते। क्यों? यू आर द लेजिएस्ट बॉय हु आई हैव एवर सीन नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे आप whom लगा सकते हो, बट फिर भी दैट ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। यू आर द लेजिएस्ट बॉय दैट आई हैव एवर बीन, whom भी यहाँ पे नहीं हो सकता, जिसको, ठीक है, whom भी यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे, दैट ही सही रहेगा। लास्ट है आपके एज। दिस वर्ड एज इज ऑल्सो समटाइम यूज्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड आफ्टर वर्ड सच एंड सेम, यानी कि सच और सेम जो वर्ड होते हैं, ये दोनों वर्ड के साथ आपको यूज़ करना है। जैसे देखो, ही इज़ सच अ लीडर एज द कंट्री नीड्स, ये उसी टाइप का नेता है जैसा कंट्री को चाहिए। हिज प्रॉब्लम इज सेम एज योर्स, यहाँ से समझ में ज़्यादा आएगा। देखो, उसकी जो प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम के जैसे ही है।